हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे आपके सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी किताबों के कंटेंट के बारे में। जी हाँ, आज की वीडियो के अंदर एनसीईआरटी की क्लास 6, 7 और 8 क्लास की किताबों का मैं आपको कंटेंट कराऊंगा। एक एक टॉपिक मैंने आपको उठाया हुआ है। एक एक टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि आपके यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, डिटेल में आपके क्वेश्चन बनते हैं। और एक बात आप ध्यान से देख लीजिए और उसको समझ लीजिए। देखिए, जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है, तो सीटेट के एग्जाम में आपकी जो सोशल साइंस पूछी जाती है 60 नंबर की पूछी जाती है। इस 60 नंबर में से आपके 40 नंबर का आता है आपका कंटेंट। कंटेंट के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है, जिसमें आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। और ये 40 के 40 नंबर आपके एनसीईआरटी की किताबों से आते हैं, जो कि होती है आपकी क्लास 6, 7 और 8 क्लास की। अगर आपने ये एनसीईआरटी पढ़ ली तीनों क्लास की, तो पूरे 40 में से 40 नंबर आप लोग ला सकते हो। चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लेना, सारा पेपर आपका इन्हीं एनसीईआरटी किताबों से बनता है। तो देखिए, टाइम बहुत कम रह गया है क्योंकि आप सभी को पता है 31 जनवरी को आपका एग्जाम है। तो देखिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है जिस पर मैंने अपने सीटेट के नोट्स बनाए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिए वो इनको ले सकता है। क्यों? जितना भी एनसीईआरटी किताबों का कंटेंट है क्लास 6, 7 और 8, इसके अलावा ईवीएस का भी हो, चाहे आपका क्लास 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक का, वो सारा का सारा मटेरियल आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएगा। दूसरी बात, जो आपकी 20 नंबर में आती है आपकी पेडागोजी, 40वां कंटेंट आ गया, 20 नंबर में पेडागोजी आती है। तो उसको सोल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके सभी सब्जेक्ट के, चाहे आपका सोशल साइंस हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी हो, 2011 से लेके अभी तक के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नोट्स के अंदर इंक्लूड मैंने किए हुए हैं। और उसके अलावा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, जीन पियाजे, कोलबर्ग, एनचेफ वगैरह, ये सब चीज इनके अंदर डाला हुआ है। इनको ले लेना आप, इनसे आपका एग्जाम 100% पास होगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, बल्कि अच्छे नंबर से पास होगा। ना सिर्फ आपके लिए सीटेट के लिए यूजफुल है, बल्कि आपके जैसे यूपी टेट का एग्जाम हुआ, रीट का एग्जाम हुआ, उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। या चाहे जो आगे वैकेंसी निकलती है, लाइक आपका केवीएस की वैकेंसी निकले, चाहे आपकी सुपर टेट की वैकेंसी निकले, वहां पे भी आपको एनसीईआरटी किताबें पढ़ने को मिलेगी। भाई 6, 7 और 8 क्लास की एनसीईआरटी तो आपको मिल जाएगी नोट्स के अंदर। उसके अलावा 9th और 10th क्लास की और कर लेना। मतलब जो ये नोट्स आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के, ये जो आगे आपको वैकेंसी निकलेगी या आप दूसरे टेट के एग्जाम देंगे, वहां भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट है, आपका एग्जाम 100% इनसे पास हो जाएगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। साथ ही अपने YouTube चैनल पर मैं आपको कंटेंट की वीडियो दिया करूंगा, जिससे कि आपका सिलेबस आपके एग्जाम तक कोशिश की जाए कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि आपका सोशल साइंस का सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये जो 60 नंबर है ये बहुत ज्यादा आपके बनते हैं। समझ लीजिए, अगर आपने 60 में से 50-55 नंबर ले आए तो आपका सीटेट का एग्जाम तो वैसे ही पास हो जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा एग्जाम तक भी आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसा आज मैं कंटेंट डाला हूं, ऐसा आपको और भी कंटेंट डाल सकूं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैं आपको टेस्ट के माध्यम से सोल्व कराता ही हूं। ठीक है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बात कर लेते हैं अब कंटेंट के बारे में, जो आपकी एनसीईआरटी किताबों के अंदर दिया हुआ है। देखिए, पहला टॉपिक मैंने लिया है इसके अंदर, जो उसका नाम है आपका वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ के आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आपका टेट का एग्जाम हो, लाइक आपका यूपी टेट, एमपी टेट वगैरह हुए। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा वायुमंडल 5 परतों यानी 5 लेयर्स में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, जिनका नाम है सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिमंडल। ये सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। सबसे पहले सौरमंडल होती है और फिर ऐसे ऊपर बढ़ते बढ़ते ये आपके लास्ट में वायुमंडल होती है। अब इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि यही से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए, पहले नंबर पर पढ़ते हैं सौरमंडल के बारे में। पढ़ते हैं सौरमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। और देखिए, जो आपने एवरेज हाइट जो पढ़ी होगी, आपने हर जगह अलग अलग पढ़ी होगी, लेकिन ये एवरेज हाइट आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो समझ लीजिए, सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है एनसीईआरटी की किताबें। तो आपको यही पढ़नी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे नोट्स में भी दिया हो, चाहे वीडियो में भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, और मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण, इसी परत के अंदर होती है। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि ओला और कोहरा, वर्षा और कोहरा किस परत में होता है, तो ये होता है आपका सौरमंडल में यानी ट्रोपोस्फेयर में। पहली परत हो गई। इसके बाद इसके ऊपर आ जाती है अब दूसरी परत, जिसको बोला जाता है समताप मंडल। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो सौरमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई मध्य सीमा तक फैला है। आगे, यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है कि हवाई जहाज को किस परत के अंदर उड़ाया जाता है, तो उड़ाया जाता है समताप मंडल के अंदर। आगे बढ़ते हैं।
समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ठीक है, ओजोन गैस की लेयर होती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये होती है आपकी समताप मंडल में, और ये क्या होती है, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक जो गैस होती है वो कौन सी होती है, उसका नाम है आपका, जो किरणें होती है पराबैंगनी किरणें, इसको आप चाहे लिख सकते हो अल्ट्रावायलेट रेज, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। पराबैंगनी किरणों से कौन बचाती है, ओजोन लेयर बचाती है, जो कि होती है आपके समताप मंडल में। अगर ये नहीं होगी ना, ठीक है, तो पराबैंगनी किरणों से हमको कौन कौन से रोग हो सकते हैं, हमें स्किन का कैंसर हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा मोतियाबिंद हमें हो सकता है पराबैंगनी किरणों से। तो उससे हमारी सेफ्टी करती है ओजोन गैस, जो ओजोन लेयर होती है, जो कि आपके समताप मंडल में पाई जाती है। तो हवाई जहाज और ओजोन गैस ये दोनों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अब समताप मंडल के ऊपर वाली परत पर चलते हैं। ऊपर वाली परत है मध्य मंडल। यह मध्य वायुमंडल की तीसरी परत है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड यानी मेट्रोइड, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसी परत में आने पर जल जाते हैं। उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं, यह आपको पूछा गया, तो वो जल जाता है आपका मध्य मंडल में। अगली परत पर चलते हैं, इससे ऊपर वाली पर। अगली आपकी वायुमंडल, इसके बारे में देखते हैं कि वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान यानी टेम्परेचर अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार यानी जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए इस परत का उपयोग होता है। मेन पॉइंट आपका यही है कि जो रेडियो संचार है, रेडियो कम्युनिकेशन है, तो वो किस में होता है, तो होता है आपका वायुमंडल में। चलिए अब देखते हैं लास्ट की परत यानी सबसे ऊपरी परत, जिसका नाम है आपका बहिमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है और जो हल्की गैस होते हैं, लाइक आपका हीलियम हुई और हाइड्रोजन हुई, यही से अंतरिक्ष में तैरती है। और यही से आपका क्वेश्चन बनता है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की जो गैसें होती है वो किस आपके मंडल में होती है, तो होती है आपकी बहिर्मंडल में। तो फ्रेंड्स, पांचों परतों के मैंने बारे में आपको बता दिया। इन पांचों परतों के अलावा आपका अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यही से आपको एक नंबर आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लेना। और सिर्फ आपका सीटेट टेट एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपकी टीचिंग वैकेंसी में भी पूछा जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक मैंने लिया आपका आर्द्रता, जिसको बोल देते हैं ह्यूमिडिटी। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है आपकी सीटेट में, एग्जाम में एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ऐसे लिख देगा आर्द्रता, और फिर आपको डैश मार के नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, और फिर पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा सही है या इनमें से कौन सा गलत है। तो इसलिए आपको इसके बारे में सभी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट आंसर लगा पाओगे। चाहे तो मैं खाली क्वेश्चन आंसर भी आपको करा सकता था, 100-200 क्वेश्चन आंसर करा देता, लेकिन वो उतना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा जितना एनसीईआरटी का ये कंटेंट जो मैं आपको करा रहा हूं ये करना है, ठीक है। अब देखते हैं आर्द्रता के बारे में। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होकर यानी एवोपरेट होता है, तो यह जलवाष्प वाटर वेपर बन जाता है, ठीक है। यानी जो जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से जब गर्म हो जाता है तो ऊपर जाता है, यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो क्या होता है, तो यह जो जलवाष्प बन जाता है, ठीक है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं। आपका बेसिकली क्वेश्चन यही से बनता है कि जलवाष्प किसे कहते हैं, सॉरी आर्द्रता। तो जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसी को आर्द्रता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन बोलते हैं यानी ह्यूमिड डे बोलते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की एबिलिटी यानी क्षमता बढ़ती जाती है, और इस प्रकार यह अधिक क्या हो जाती है, आर्द्र हो जाती है। और जो आर्द्र दिन होते हैं उसमें कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है, और हम असहज महसूस करते हैं, ठीक है, जैसे अभी हम लोग फील कर रहे हैं। आगे देखते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल की बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। तो देखो वर्षण के बारे में मैंने आपको बता दिया, वर्षण से भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं। आपका पूरा पेपर ही एनसीईआरटी से बनता है भाई, जितनी अगर चीजें आपको ये करा रहा हूं इतना कर लोगे ना तो आपका एग्जाम बाहर नहीं जाएगा कहीं से भी। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल यानी जो ग्राउंड वाटर होता है, भूमिगत जल होता है, वो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। और पौधे जल संरक्षण में क्या काम करते हैं, मदद करते हैं। तो देखिए जितना भी था इस टॉपिक के बारे में सभी बता दिया। एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी लाइन को ये मत छोड़ देना, कम इंपोर्टेंट लग रही है उसको भी लिखना, क्योंकि ऑप्शन में आपको एग्जामिनर इसी तरीके से देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है वर्षा के प्रकार दिए हुए हैं। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल बताना है।
तो देखिए वर्षा के आपके जो टाइप दी हुई है, 3 तरीके की आपको टाइप दी हुई है। कभी कभी एग्जाम में खाली आपको ऐसे फोटो भी दी हुई है और इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा बताइए चक्रवाती वर्षा कौन सी है, तो ये चक्रवाती होगी। संवहनी वर्षा कौन सी है, तो ये हो गई। और पर्वतीय वर्षा होगी तो अब ये तो हो गया आपका इमेज के माध्यम से, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये आपका एनसीईआरटी की किताबों में ऐसी एज इट इज दिया हुआ है, इसलिए मैंने पूरा का पूरा आपको इमेज के माध्यम से सामने भी लिया है। ठीक है, नोट्स में भी आपको ऐसी दिया हुआ है। देखिए अगर बात करूं पहले चक्रवाती वर्षा की, ठीक है, चक्रवाती वर्षा की अगर मैं पहले बात करूं जिसको साइक्लोनिक रेन बोलते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम लिख लो इंग्लिश के अंदर, आपका कई बार ये भी पूछा हुआ है, ये क्या आ गया, तो इसका दूसरा नाम होता है आपका फ्रंटल रेन। ठीक है, ये भी होती है आपकी चक्रवाती वर्षा, फ्रंटल रेन इसको बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जब दो अलग अलग टेम्परेचर की एयर मिलती है, जैसे यहां पर ठंडी हो गई यहां पर गर्म हो गई, तो जब ये दो अलग अलग टेम्परेचर की रेन मिलती है तो ये होती है आपकी चक्रवाती वर्षा। ठीक है, उसके बाद दूसरी है आपकी संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा को बोल देते हैं कन्वेक्शनल आपकी रेन। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी संवहनी वर्षा। तो संवहनी वर्षा में क्या होता है, इस वर्षा के अंदर जो लैंड होता है, भूमि होती है, गर्म होने की वजह से जो हवा होती है, एयर, वो भी गर्म हो जाती है और जो एयर होती है वो ऊपर की ओर उठती जाती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, तो ये होती है आपकी संवहनी वर्षा। अगली होती है आपकी पर्वतीय वर्षा। ठीक है, यानी माउंटेन रेन इसको बोल देते हैं, या फिर ओरोग्राफिकल रेन भी इसको बोल देते हैं पर्वतीय वर्षा को। इसमें खाली आप एक बात ध्यान रख लीजिए, जहां पर भी माउंटेन का जिक्र आ जाएगा यानी पर्वत का जिक्र आ जाएगा, समझ लेना आपकी पर्वतीय वर्षा होगी। तो फ्रेंड्स तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, फोटो के माध्यम से समझा दिया, इससे बाहर आपका इससे अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते अगले कंटेंट पर। और जिस तरीके से चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आपने ये चीज आज तक कहीं देखी भी नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से अगला टॉपिक मैंने लिया आपके दिल्ली के शासक से, और जो उनका जो टाइम पीरियड आपके एग्जाम में आता है कि भाई किस शासक ने कहां से लेके कहां तक राज किया, तो टाइम पीरियड आपके 1 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने जितने भी शासक थे, ठीक है, जितने भी आपका जो वंश था, शासक थे, उनके सभी का टाइम पीरियड ले लिया। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। पहले लिए आपका तोमर वंश से, जिनके थे अनंगपाल जी, जिनका टाइम पीरियड था 1130 से लेके 1145 तक। उसके बाद समय फिर है आपका चौहान, यानी जिसके अंदर आपके थे महत्वपूर्ण आपके क्या हमारे भी पृथ्वीराज चौहान जी, जिनका टाइम पीरियड था 1175 से लेके 1192। उसके बाद बात करते हैं प्रारंभिक तुर्की शासक, कौन कौन से थे इसके अंदर। प्रारंभिक तुर्की शासक में थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको 1206 से लेके 1210 तक किया इनका राज। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 1236 से 1240, और आपका गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। यह हो गए आपके प्रारंभिक तुर्की वर्ष के शासक। ठीक है, आगे देखते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है निम्न में से कौन सा प्रारंभिक तुर्की वर्ष का शासक नहीं है, इसलिए आपको ये सारे पता होनी चाहिए टाइम पीरियड के साथ। अगला देखते हैं खलजी वंश या फिर खिलजी वंश इसको बोला जाता है। इसमें थे आपके जलालुद्दीन खलजी, जो 1290 से 1296 तक थे। दूसरे अलाउद्दीन खलजी, जो 1296 से 1316 तक थे। अगला वंश आ गया आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश में देखते हैं, इसमें थे गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। ठीक है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, तो ताकि आपको ये इसी तरीके से दिख जाए। अगला आ गया आपको सैयद वंश 1414 से 1451। फिर आ गया आपका खिजर सॉरी चौदह सैयद वंश में आपके थे खिजर खान, जो 1414 से 1421 तक थे। फिर है लोधी वंश, जिसमें बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक। तो देखिए जितने भी महत्वपूर्ण शासक थे उनका टाइम पीरियड था, वंश भी था, वो मैंने सभी लिख दिए। 1 नंबर का आपका इन में से पूछा जाता है, तो सभी को अच्छे तरीके से आप लोग कर लेना। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आपका पटवारी का, और पटवारी का सेम एज इट इज उठ के आ जाता है। पटवारी के बारे में एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या चीजें होती है। कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, ये पटवारी का मुख्य काम होता है। आपके जो गांव से लोग बिलोंग करते होंगे वो लोग जानते भी होंगे इसको। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी बोल देते हैं, कहीं लेखपाल बोल देते हैं, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो बोल देते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट भी इसको बोला जाता है। पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब बोलते हैं। तो देखिए पटवारी से संबंधित जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। यही चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है, आपके एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ था। पटवारी टॉपिक खत्म, और पटवारी बहुत बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। अगला टॉपिक मैंने लिया है मंडल से। मंडल में मैंने आज की वीडियो के अंदर लिया है स्थल मंडल, या जिसको भूमंडल बोल देते हैं। बाकी अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं बाकी के मंडल आपके ले दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने
डिवाइड किया हुआ है टॉपिक को। तो इसलिए मैं बता रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ये अगली वीडियो के अंदर और एनसीईआरटी किताबों का कंटेंट मिल सके, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए उसमें स्थल मंडल के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग यानी जो सॉलिड पोर्शन होता है जिस पर हम लोग रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। आगे देखते हैं, यह वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए, भूमि पशुओं को चढ़ने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा यानी जो मिनरल वेल्थ है होती है उसका भी एक सोर्स होता है, सोर्स होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। जितनी भी ये लाइन लिखी हुई है ना आपको सामने इससे संबंधित, उनको आपको छोड़ना नहीं है, सभी को याद करना है, क्योंकि कोई भी पॉइंट इसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। यह पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी यानी जो सॉलिड लेयर होती है, आपकी कठोर ऊपरी परत होती है, ठीक है, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से यह ढका होता है। यह पठार, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों, आगे देखते हैं, वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज हो गई। आपका मंडल खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के मंडल कराऊंगा। अगला टॉपिक मैंने लिया आपका पांडुलिपि से। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट इसको बोलते हैं कि अतीत की जानकारी, जो हमारा पास्ट है, इसकी जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई किताबों को ढूंढना और पढ़ना है। ये किताबें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों, ठीक है, जिसको पाम लीफ बोल देते हैं, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ठीक है, पहले टाइम में लोग ऐसे करते थे। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की जानकारी या चर्चा मिलती है। तो देखो पांडुलिपि को आप लोग समझ गए, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कहां पर ये बनी होती है, कहां पर ये आपकी मिलती है और इसके अंदर किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है, ये सभी पांडुलिपि के बारे में आपको महत्वपूर्ण चीजें बता दी। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है अभिलेख। और आपके जो सीटेट के एग्जाम है खाली ऐसी क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिलेख डैश लगा दिया क्या होता है। अब देखिए बस इतना सिंपल सा है, देखते हैं इसके बारे में कि ऐसे लिखे पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अभिलेखों में शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो ये अभिलेखों के बारे में महत्वपूर्ण चीज हो गई और यही से आपका कोई क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक मैंने लिया आपके संसद यानी पार्लियामेंट से, इसके बारे में पढ़ते हैं। लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इसमें राष्ट्रपति और इसके दो सदन है जिसका नाम है राज्यसभा और लोकसभा। आगे देखते हैं, आगे कि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने कुछ जगह पर पढ़ा है कि 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। कुछ जगह पर आपने पढ़ा होगा 250 मेंबर पढ़ा होगा। तो देखो 250 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, कि मतलब इससे ज्यादा नहीं होंगे, आपके मैक्सिमम है। और करंट में आपके 245। अगर एग्जाम में आपको 250 हो और पूछे मैक्सिमम कितने, अधिकतम कितने, तो 250, वरना तो आपको 245 ही लगाने हैं। ठीक है, और जो आपके 250 होते हैं, 245, इसमें आपके जो 12 सदस्य होते हैं इनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ये हो गया आपका राज्यसभा के बारे में। अच्छा, राज्यसभा के बारे में एक चीज और लिख लो कि राज्यसभा को, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है उच्च सदन। लोकसभा को निम्न सदन, इसको उच्च सदन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है, इसको स्थायी सदन भी बोल देते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं। तो राज्यसभा से संबंधित सभी चीजें मैंने आपको बता दी। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला है लोकसभा। लोकसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। देखिए जैसे राज्यसभा में था आपका 245, इसी तरीके से लोकसभा में आपके 545। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात आ जाएगी तो देखिए मैक्सिमम का आ जाएगा आपका 552, कि आपके मैक्सिमम 552 तक आपके हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आपके हो सकते। अब इन 552 में भी दो सदस्यों को मनोनीत करता है आपके राष्ट्रपति। इनको मनोनीत करते हैं दो सदस्यों को राष्ट्रपति। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है, आपके एंग्लो इंडियन समुदाय से जो ये राष्ट्रपति जी
इनको करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, मनोनीत करते हैं। ठीक है, ये होता है आपके एंग्लो इंडियन से, मतलब जिनका संबंध ब्रिटेन से होता है, ये वो होते हैं आपके एंग्लो इंडियन जिनका संबंध ब्रिटेन से होता है। और मैंने आपको बता दिया, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, अस्थायी सदन बोलते हैं, इसको बोल देता है आपका उच्च सदन और स्थायी सदन। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और यहां से क्वेश्चन कोई सा ना कोई सा जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, जो चीजें मैंने आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, अगला देखते हैं। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित यानी रिजर्व की गई है। चलिए अगला देखते हैं, अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है, यानी हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, इसके बारे में जानते हैं। पहला देखते हैं उष्ण कटिबंध के बारे में। ठीक है, पहला देखते हैं उष्ण कटिबंध के बारे में, यानी ट्रॉपिकल आपका जोन, ट्रॉपिकल जोन के बारे में देखते हैं कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार सूर्य में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है, जिसको उष्ण कटिबंध बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया उष्ण कटिबंध, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को उष्ण कटिबंध कहते हैं। अगले देखते हैं इसके बारे में। अगला आ गया आपका शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अगला शीतोष्ण कटिबंध, ये क्या होता है कि कर्क रेखा तथा मर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सूर्य सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा व उत्तर ध्रुव वर्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जिस तरीके से सामने आपको स्क्रीन पर ये सभी लाइनें लिखी हुई है, इसी तरीके से आपको इनको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में यही से आपके ऑप्शन बनते हैं, जो ये आपको सामने लाइन दिखी हुई है। ठीक है, देखते हैं अगला, देखते हैं अगला आपका कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वर्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वर्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यह जो सूर्य होता है क्षितिज यानी होरिजन से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ये उसके बारे में, कटिबंध के बारे में हो गया। तीनों महत्वपूर्ण कटिबंध मैंने आपको बता दिया, विद डिटेल में आपको बताया। ठीक है, तो इसलिए जो डिटेल में इनको बताया उसको अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए अब देखते हैं आगे, ये क्या आ गया, एक सेकंड, आगे पढ़ते हैं। आगे आपका टोंगा द्वीप यानी टोंगा आइलैंड, इसके बारे में देखते हैं। टोंगा द्वीप एवं महासागर हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर आपका स्थित है। ये भी आपका पॉइंट इसके अंदर दिया है, इसको आप देख सकते हो। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण नृत्य है वो सब मैंने ले दिए, क्योंकि एक नंबर का नृत्य है, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आपका टेट का एग्जाम हो, चाहे आपकी टीचिंग वैकेंसी हो, वह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए सभी नृत्य मैंने ले दिए, कोई भी आपका छोड़ा नहीं है। चलिए देख लेते हैं बारी बारी से नृत्य और उनके स्टेट। पहला नृत्य घूमर, जो होता है राजस्थान में। दूसरा भांगड़ा, पंजाब में। तीसरा लावनी, महाराष्ट्र में। चोंग, नागालैंड में। ओडिसी, ओडिशा में। बिहू है आपका असम का। और उसके बाद आगे देखते हैं, अगला आपका मुखोटा, यह आपका अरुणाचल प्रदेश का। कथकली केरल का। कथक उत्तर प्रदेश का। छऊ झारखंड का। गढ़वाली उत्तराखंड का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे रासलीला उत्तर प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का। यक्षगान, ठीक है, यक्षगान कर्नाटक का। और गरबा गुजरात का। जितने भी महत्वपूर्ण आपके नृत्य है उनके संबंधित स्टेट है, ठीक है, वो सभी बता दिए। एक नंबर का आपको एग्जाम में देखने को चीज आपको जरूर मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको चीजें डिटेल में बताई है, क्योंकि आपके एग्जाम में चीजें डिटेल में पूछी जाती है। अगर आपको खाली क्वेश्चन बताया, आंसर बताया, तो आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा इस तरीके से। इसलिए चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी पार्ट सेकंड, उसमें मैं आपको और कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो पार्ट सेकंड आपको जल्दी मिलेगा, वरना मैंने आपके लिए कहा हुआ है 31 जनवरी का एग्जाम है, ये वाला आप सीटेट के नोट्स ले लो, इनके बाहर आपका एग्जाम नहीं आ जाएगा। सारा कंटेंट आपको यहीं से मिल जाएगा, ना अलग से कोई बुक आपको परचेज करनी, ना कुछ और नोट्स बनाने, ना कुछ और करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।